आज की वीडियो में दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस का एक लाइव प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अगर आप भी एक्सेल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और अपने डेली लाइफ में एक्सेल को यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना आता है और एक्सेल के अंदर आपको डेटा एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप शायद एक्सेल के मास्टर यूज़र नहीं हैं। तो इस वीडियो हम जानेंगे किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज करके रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बन रही है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे डेटा को क्लीनिंग कैसे किया जाता है, डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, डेटा के अंदर जितने भी यहाँ पर एरर हैं उसको फाइंड करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में जानेंगे डेटा का यूज़ करके किस तरह हम डेटा से समराइज कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को। समराइज की गई रिपोर्ट को थर्ड पार्ट में हम एक डैशबोर्ड के द्वारा KPIs के द्वारा इंडिकेट करेंगे और एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो ये 3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट होने वाली है, तो इस वीडियो को तीनों पार्ट जरूर देखिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा सेट जिसका हम यूज करके डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को समराइज करेंगे और उसके बेस पे हम यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। अगर आपको भी डेटा सेट एज अ प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके इस डेटा फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और एज अ प्रैक्टिस में इसे ला सकते हैं। आइए अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपको कोई भी डेटा सेट रैंडमली मिले जिसको आपको एनालाइज करके रिपोर्ट जनरेट करना है तो आपको सबसे पहले उस डेटा का एक बैकअप बना लेना चाहिए। जब भी आप डेटा को बैकअप बनाते हैं तो आपका बेनिफिट ये होता है कि आप जब भी डेटा के ऊपर काम करते हैं तो कुछ एरर होते हैं, कुछ मिस्टेक होते हैं जिससे आपका डेटा करप्ट हो जाता है और आप उस डेटा को दोबारा हासिल नहीं कर पाते हैं और आपका जो भी मेहनत है वो बेकार चला जाता है। तो इसको बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से आपको डेटा का हमेशा बैकअप बना लेना चाहिए। जब भी कोई मिस्टेक होगा तो आप बैकअप से आप अपनी रिकवरी कर लेंगे। तो हम इस डेटा को हम बैकअप के रूप में यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सीट को ही डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने माउस को हावर करेंगे, कंट्रोल से हम इस डेटा को हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। हमारे पास डेटा का डुप्लीकेट बन चुका है। हम इसका नाम दे देते हैं बैकअप का। बैकअप के रूप में हम इसका नाम देते हैं और बैकअप के रूप में इसे हम यूज़ करेंगे। अब हम अपने डेटा की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको कोई डेटा मिले तो आप उस डेटा में से फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम जरूर करना चाहिए आपको कि उस डेटा के अंदर जितने भी डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो हमारे डेटा सेट में हम सबसे पहले डेटा को जो भी डुप्लीकेट है उसको रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल से पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा डेटा टैब के अंदर। आप यहाँ पर डेटा टूल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेटा के अंदर जितने भी कॉलम है उस कॉलम के अंदर जितने भी डुप्लीकेट है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे ओके प्रेस करते ही। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे केस में 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड हुए थे, वो यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। अब आपका जो भी डेटा का है उसमें डुप्लीकेट यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब आपको अपने डेटा के कॉलम में देखना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक जेंडर कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एम और एफ डिनोट की गई है। एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल। हम यहाँ पर मेल को एम को मेल से रिप्लेस करेंगे और एफ को फीमेल से रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का यहाँ पर फंक्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट से डाउन और इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए अब आपको क्या फाइंड करना है और किससे रिप्लेस करना है उसको आप यहाँ पर इंटर करेंगे। हम यहाँ पर एम को फाइंड करते हैं और इसको हम यहाँ पर मेल से यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, ये आपका एम मेल से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर एफ टाइप करना है, आप एफ को फाइंड करेंगे, आप इसको फीमेल से रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं फीमेल। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल, तो ये आपका जो एफ है वो फीमेल से रिप्लेस हो जाएगा। अब आपके सामने आप देख सकते हैं आपका जो भी जेंडर कॉलम है वो यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, फाइनल बर्थ है। आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं बर्थ ईयर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, यानी उनका जो भी बिलियनर का डेट ऑफ बर्थ है वो 3 कॉलम है। ईयर अलग है, मंथ अलग है और डेट अलग है। तो हम इसको एक ही कॉलम में, एक ही सेल में इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक नया कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का। हम इसको यहाँ पर DOB यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ का ये कॉलम है। तो अब हमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर बर्थ ईयर है, बर्थ मंथ है, बर्थ डेट है, हम इसको एक ही सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है डेट फंक्शन, उसका यूज करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, डेट यहाँ पर टाइप करेंगे, डेट टाइप प्रेस करेंगे। अब आपके सामने देख सकते हैं इसका जो भी यहाँ पर सिंटेक्स है ईयर, मंथ और डे है। आप सबसे पहले यहाँ पर अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, बर्थ ऑफ डे को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो हमारा जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही सेल में आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना है, इस यहाँ पर हावर करना है। आप यहाँ पर सीधे
सीधे यहाँ पर इंसर्ट नीचे कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर फ्लैश फिल का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर डेटा कुछ शॉर्ट ही डेटा है। अभी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अब हम इसी डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे इनका भी एज कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेली यूज़ करते हैं तो आपको एज कैलकुलेट करना आता होगा। तो आइए देखते हैं कैसे एज कैलकुलेट करते हैं। एज को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर आज का जो भी डेट है उसको इंसर्ट करेंगे। आज का डेट इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टुडे फंक्शन, क्योंकि टुडे फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिससे आप आज की करंट डेट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप ये टुडे फंक्शन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, जो भी आज की तारीख है यहाँ पर 3 मई यहाँ पर आ चुका है। अब इसी से हम यहाँ पर इनका जो भी ईयर है मतलब इनका एज है उसको कैलकुलेट करेंगे। एज को कैलकुलेट करने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है ईयर रैक का। हम यहाँ पर इनका एज यहाँ पर कॉलम दे देते हैं एज, हम यहाँ पर इनका एज कॉलम दे देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर फार्मूला का इंसर्ट करते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ईयर रैक का, टैब प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर स्टार्ट डेट, आपका जो भी स्टार्ट डेट क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको स्टार्ट डेट आप यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन डेट हमारा आज की तारीख है, इस पर क्लिक करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो भी एज है वहाँ पर आ चुका है। अब इसको आप फिर इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो आपका इसी तरह सभी का एज आपको मालूम चल जाएगा। तो हम इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये जो डेटा है यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे, अपने ऊपर वाले डेटा पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 75 जो एज ईयर्स है यहाँ पर सबके यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईयर के बाद भी यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, इसको हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं, तो इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, उस पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर आना है। होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में डिक्रीज डेसिमल का। आप यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो जितना भी यहाँ पर डेसिमल है वहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। आप अपने अनुसार इसको डिक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इतना इसको रहने देते हैं, हमारा एज हो चुका है। अब हम सबसे पहले इस डेटा के अंदर जो भी हेडिंग है उसको एक कलर दे देते हैं। कलर देने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, एक सेल को कंट्रोल शिफ्ट आप यहाँ पर राइट एरो क्लिक करेंगे, पूरा आपका हेडिंग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर होम टैब के अंदर आएंगे, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। हम यहाँ पर येलो कलर देते हैं क्योंकि येलो कलर कुछ हाईलाइट कलर होता है। अब हमारे पास जो भी यहाँ पर डेट है और डेट ऑफ बर्थ है, इनका यहाँ पर एज भी कैलकुलेट हो चुका है और डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट हो चुका है। हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जब डेट ऑफ बर्थ आ चुका है तो हम यहाँ पर चाहें तो जो हमारा बर्थ ऑफ ईयर है, बर्थ ऑफ मंथ है और बर्थ ऑफ डेट है, इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात यह, हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल आपको माइनस प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे वो कॉलम पूरा रिमूव हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर कॉलम तो रिमूव किया, लेकिन आप देख सकते हैं हमारा जो डेट ऑफ बर्थ हमने निकाला था वो यहाँ पर रेफरेंस एरर के साथ शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ और एज भी, क्योंकि हमने इसी कॉलम से अपने डेट ऑफ बर्थ और एज वाले कॉलम को रेफरेंस दिया था। तो रेफरेंस को सबसे पहले हटाने के लिए हम यहाँ पर डेटा को अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड से हमारा डेटा वापस आ चुका है। अब हम रेफरेंस को हटाएंगे। रेफरेंस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसी डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है उस डेटा को मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउनलोड से मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करता हूँ और ऑल्ट एस वी से हम इसको वैल्यू के रूप में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरह मैं एज ग्रुप को भी हम पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउनलोड से मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं इस एज ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउनलोड से मैं पूरे एज ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल सी से आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, ऑल्ट एस वी से इसको वैल्यू के रूप में पेस्ट कर देंगे। अब हम इस वाले कॉलम को भी यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बर्थ ऑफ ईयर, बर्थ ऑफ मंथ और बर्थ ऑफ डेट जो भी है, आप कंट्रोल इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस से आप इसको रिमूव कर देंगे। हम इसको रिमूव करते जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव हो चुका है। ओवरऑल हमारा जो डेटा है वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी जीटीपी है उसके अंदर यहाँ पर कुछ नंबर है जो कि वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है। अगर नंबर फॉर्मेट में होता तो वो वहाँ पर डॉट साइन नहीं शो करता। आइए चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो जीडीपी कंट्री वाले कॉलम में जो वैल्यू है क्या वो नंबर फॉर्मेट में है कि नहीं, क्योंकि एक भी आपका डेटा क्लीन रहने से अगर बच जाता है तो आपका डेटा से इंसाइट निकालने में बहुत ही मुश्किल होती है और एक्यूरेसी आपका डेटा के अंदर नहीं होती है। हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करते हैं, उसके बाद इसको वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, माइनस यहाँ पर हम यहाँ पर
1 कर देते हैं, देखते हैं हमारा डेटा आया कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू का एरर फाउंड हुआ है, यानी यहाँ पर जो भी कॉलम में जो भी नंबर है वो एज अ नंबर फॉर्मेट में नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्मेट में करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर डॉलर साइन को रिमूव करेंगे क्योंकि डॉलर जो है वहाँ पर एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल एस का उपयोग करेंगे, यानी फाइंड एंड रिप्लेस का। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको हम यहाँ पर डॉलर सिंबल को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं और रिप्लेस में हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है, तो आपके नंबर के अंदर जो भी यहाँ पर डॉलर साइन है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको कंट्रोल डाउन एरो से अपने ऊपर वाले डेटा में आ जाते हैं। इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास नंबर फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको इक्वल प्रेस करना है, फिर आपको कोई भी अपना नंबर सेल को सेलेक्ट करना है, -1 कर देना है। अगर आपका डेटा आता है तो आपका मतलब जो भी कॉलम में जो नंबर है वो अपन नंबर फॉर्मेट में है। तो जैसे हमारे पास डेटा आ चुका है तो ये नंबर फॉर्मेट में है, ये नंबर फॉर्मेट में आ चुका है। ओवरऑल हमारा जो डेटा है वहाँ पर क्लीन हो चुका है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा डेटा को समराइज़ करना। डेटा को समराइज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक मोस्ट पावरफुल टूल है जिसका नाम है पिवट टेबल। पिवट टेबल इज द मोस्ट पावरफुल टूल, वी कैन एनालाइज डेटा आवर सिंपली एंड फास्ट। तो यहाँ पर हम पिवट टेबल का यूज़ करेंगे डेटा को समराइज़ करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पर इस पूरे डेटा को आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे, पिवट टेबल इस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक नया वर्कशीट पे क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप एक नए वर्कशीट पर आ जाएंगे। देखिए कब भी आप पिवट टेबल का यूज़ करते हैं डेटा को समराइज करने के लिए तो आपको अपने माइंड में डेटा से आधारित कुछ भी एक रिपोर्ट को आपको रखना चाहिए कि आप उस डेटा से क्या निकालना चाहते हैं। जैसे कि हमारा जो बिलियनियर का डेटा है उससे हम निकालना चाहते हैं टॉप 10 बिलियनियर, उनकी नेटवर्क कितनी है, उसके बाद उनकी एज ग्रुप कितनी है, कितने एज ग्रुप के बिलियनियर ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर 2 इंसाइट निकालेंगे इस डेटा से। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो पिवट टेबल आ चुका है, आपका ये पिवट फील्ड है, इसको पिवट फील्ड कहते हैं। और आपको इस फील्ड के अंदर जो भी आपको वैल्यू आपको इंसाइट निकालना है, आपको यहाँ पर फिल्टर कॉलम रोज या वैल्यूज के अंदर इंसर्ट करना होगा। हम यहाँ पर बिलियनर का जो नेम है उसको यहाँ पर वैल्यू रोज वाले कॉलम में इंसर्ट करते हैं। अब हम इनका फाइनल वर्थ को वैल्यू वाले कॉलम में इंसर्ट कर देते हैं। तो जो भी फाइनल वर्थ है इसको हम यहाँ पर वैल्यू वाले कॉलम में इंसर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलियनर का नेम आ चुका है, जबकि हमारा जो इंसाइट है वो टॉप 10 बिलियनर को फाइंड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आ जाएगा वैल्यू फिल्टर। वैल्यू फिल्टर के अंदर आप यहाँ पर आएंगे, टॉप 10 आपको लिस्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो टॉप 10 बिलियनर जो भी है वहाँ पर टॉप 10 आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो फाइनल वर्थ है, यहाँ पर जो नंबर है इनकी यहाँ पर कोई भी मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी यहाँ पर एसेंडिंग है ना ही डिसेंडिंग है। यहाँ पर जो भी ऊपर है जो भी नीचे कोई भी यहाँ पर रैंडमली हो चुका है। तो हम इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। इस नंबर को सॉर्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, सॉर्ट ऑप्शन मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर लार्जेस्ट आता जाएगा। ये हमारे एक जो भी इंसाइट है यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब हम इसी डेटा को कॉपी करते हैं, इस पिवट टेबल को इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा जो सेकेंड इंसाइट निकालना है बिलियनियर का एज ग्रुप, यानी उनका एज ग्रुप मुझे फाइंड करना है, कितने एज ग्रुप के कितने बिलियनियर यहाँ पर ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस रो फील्ड के अंदर जो भी डेटा है उसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। इसको यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बाहर को ड्रैग कर देंगे। हम यहाँ पर एज ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम एज कॉलम को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं रो में, हम यहाँ पर रो में इंसर्ट करते हैं एज को, फिर हम इसी एज को हम यहाँ पर वैल्यू के अंदर भी यहाँ पर ड्रैग करते हैं। अब हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पर रो में तो यहाँ पर एज आ चुका है, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ सेकंड कॉलम में सम ऑफ एज यानी जो भी एज है उसका सम आया है। तो हम इसको एक काउंट रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने एक आ जाएगा शो वैल्यूज़। आप यहाँ पर शो फील्ड में आप यहाँ पर समराइज वैल्यू पे क्लिक करेंगे, समराइज वैल्यू बाय काउंट, हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं। यहाँ पर काउंट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एज ग्रुप हैं वहाँ पर काउंट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 26, यहाँ पर 29 ईयर का एक बिलियनर है, 29 ईयर का एक बिलियनर है। हम इसको जो भी एज है, हमारा बहुत सारा एज है, हम इसको एक ग्रुप के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ग्रुप के अंदर आपको किसी भी पिवट टेबल को बनाना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ग्रुप का, इसमें मैं क्लिक करता हूं। अब हम यहाँ पर ग्रुप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं 30 से, यानी 30 से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे जो एंडिंग पॉइंट होगा वो 100% होगा। इसको हम यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करता हूं मैं,
इसको मैं यहाँ पर कट करता हूँ, इसे यहाँ पर 100 टाइप करेंगे। अब उसके बाद बाई, यानी आपका बाई में वो इंटर करना है जो आप यहाँ पर नेक्स्ट आप यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 30 के बाद जो 10 डिफरेंस है उसके बाद मैं 30 से 40 रखना चाहता हूँ। मैं ओके प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर 30 और 54 यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पर 40 से 50 में 100 बिलियनर है। उसके बाद जो एज ग्रुप है हमारा 50 से 60 और यहाँ पर 60 से 70, उसके अंदर ए बिलियनर जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हमारा जो भी यहाँ पर 2 इंसाइट निकालना था पिवट टेबल से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो आप भी इसी तरह किसी भी डेटा से आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारा डेटा समराइज हो चुका है। हमने पिवट टेबल की मदद से हमने अपने डेटा से इंसाइट निकाल लिया है टॉप 10 बिलियनियर का, जिनका फाइनल वर्थ ये है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एज ग्रुप के वाइज से भी हमने उनका काउंट कर लिया कि कितने एज ग्रुप के कितने बिलियनियर यहाँ पर बिलोंग करते हैं। हमारे पास जो भी 2 इंसाइट है उनको निकाल लिया है। अब इंसाइट को हम यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर इनपुट करेंगे। हम यहाँ पर कोई ब्यूटीफुल डैशबोर्ड को नहीं क्रिएट करेंगे, एक सिंपल ब्यूटीफुल डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। और आप एक अच्छा ब्यूटीफुल डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आगे आने वाली वीडियो में उसी के ऊपर मैं बनाऊंगा कैसे आप एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करते हैं जिससे आपको मालूम चल सके कि कैसे डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू होता है, डैशबोर्ड को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हमारा जो 2 इंसाइट है वो निकल चुका है। अब हम इस पे डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए एक फिल्टर को ऐड करेंगे। फिल्टर को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अपने पिवट टेबल के अंदर यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल एनालाइज का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फिल्टर टाइप के टूल के अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर को इंसर्ट करेंगे। स्लाइसर एक प्रकार का एक फिल्टर टूल होता है जिसके द्वारा आप अपने पिवट टेबल को रिफ्रेश या फिल्टर कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने कुछ कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। मैं कुछ यहाँ पर स्लाइसर ऐड करता हूँ जो कि आप भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं यहाँ पर सेल्फ में जेंडर और कैटेगरी वाइज फिल्टर को लगाता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है कुछ कैटेगरी, जो कि यहाँ पर कैटेगरी आ चुका है। जैसे मैं एक और यहाँ पर स्लाइसर को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि एक स्लाइसर नहीं इंसर्ट हुआ है, हमारे कौन सा स्लाइसर नहीं इंसर्ट हुआ है यहाँ पर सेल्फ मेड का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, ये भी हमारे पास आ चुका। तो हमारे पास 3 स्लाइसर आ चुके हैं। इस स्लाइसर की मदद से आप अपने डेटा को जो भी आपका पिवट टेबल है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी ऑटोमेटिव। ऑटोमेटिव कैटेगरी के अंदर जितने भी बिलियनियर है वो उनका लिस्ट मेरे पास आ चुका है टॉप 10। अब उसके अंदर भी जेंडर आ चुका है। अगर आप मेल का देखना चाहते हैं तो मेल का क्लिक करेंगे तो आपका मेल जितने भी मेल पर्सन है उसको आप शो होगा। फीमेल पर्सन देखना चाहते हैं तो फीमेल शो होगा। आप उसको यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। सेल्फ मेड में आप अगर सेल्फ मेड है या नहीं है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप स्लाइसर का यूज करके अपने पिवट टेबल को आप फिल्टर कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास जो भी मैंने स्लाइसर के अंदर डेटा को इनपुट किया, जैसे कि मैंने ऑटोमेटिव क्लिक किया, जेंडर को मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, तो ये चेंजेस सिर्फ एक ही कॉलम में आ रही है। दूसरे वाले जो भी फिल्टर है, जो भी पिवट टेबल है उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इसका ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो स्लाइसर है वो सिर्फ एक ही पिवट टेबल से कनेक्ट है। तो इसको हम यहाँ पर डबल कनेक्ट करेंगे, डबल अपने पिवट टेबल से। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर अपने स्लाइसर के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही टेबल पे क्लिक हुआ है, आप दोनों टेबल पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। ये स्लाइसर इसी तरह हम तीनों पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन के द्वारा हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेंगे। हमने अपने स्लाइसर को दोनों पिवट टेबल से कनेक्ट कर लिया। अब हम जब भी इस स्लाइसर के अंदर चेंजेस करते हैं तो दोनों टेबल के अंदर चेंजेस आते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो भी हमारा पिवट टेबल है इसके बेस पे हम यहाँ पर चार्ट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, आप पिवट टेबल एनालाइज टैब पे आएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पिवट चार्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ रिकमेंड चार्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास चार्ट इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर आएंगे पिवट टेबल एनालाइज पे, आप यहाँ पर मिलेगा आपको एक डिज़ाइन का ऑप्शन, आप इस पर डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी स्विच रो कॉलम, इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कॉलम वाइज यहाँ पर स्विच हो जाएगा। आप चाहते हैं तो रो वाइज यहाँ पर रो वाइज भी हो जाएगा। हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ रहने देते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर नहीं चाहिए आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको यहाँ पर डिलीट यहाँ पर हाइड कर देंगे। हाइड में जितनी बटन है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। टोटल वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे, उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं टॉप 10 बिलियनियर। इसका आप यहाँ पर नाम दे देंगे टॉप 10। हमने यहाँ पर नाम दे दिया है टॉप 10 बिलियनियर। हम इसको कुछ फॉर्मेट भी कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको कंट्रोल से इसको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंदर आप आएंगे, आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मेट करना है आप यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में एक कलर रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बैकग्राउंड में यहाँ पर ग्रे कलर रखता हूँ और इसके टेक्स्ट का जो कलर है मैं यहाँ पर इसको वाइट कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है टॉप 10 बिलियनियर। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मैं इसको बड़ा नहीं करता हूँ। आप पूरे चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर चार्ट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया है। यहाँ जो भी यहाँ पर टूल है आप इसको यूज करके अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेट कर लूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देने के मैं यहाँ पर सॉलिड लाइन पर क्लिक करता हूँ। सॉलिड लाइन के लिए हम यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक, और उसको कितना मतलब यहाँ पर विड्थ होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर विड्थ को यहाँ पर 1 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर राउंड है तो आप यहाँ पर राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, राउंड या फ्लैट दोनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर शैडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से प्रेजेंट के लिए आप कोई भी शैडो दे सकते हैं, मैं यहाँ पर शैडो दे देता हूँ और यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी ये चार्ट है वो एज अ कुछ ब्यूटीफुल की तरह आ चुका है। आप मतलब इस चार्ट पे क्लिक करके आपका जो भी फॉर्मेट चार्ट एरिया है इस पर आप तरह तरीका का यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर एज ग्रुप का भी चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर फिर पीओ टेबल एनालाइज के अंदर आएंगे, पीओ चार्ट के अंदर क्लिक करेंगे, जो भी रिकमेंड चार्ट है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके प्रेस करते हैं, रिकमेंडेड चार्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बटन है उसको हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एज ग्रुप, सेलेक्ट करेंगे पूरे टेक्स्ट को। होम टैब के अंदर आएंगे, आप जो भी फॉर्मेट करना चाहते हैं आप फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने जो भी टेक्स्ट है उसकी कलर को भी चेंजेस कर सकते हैं। तो एज इट इज़ आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है डेटा, और हम इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देने के आपको बॉर्डर वाले एरिया माना है। सॉलिड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर कितना देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 1 देना चाहता हूँ, यहाँ पर 1 आ चुका है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये जो भी चार्ट है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एक ब्यूटीफुल जैसे। आप इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी हम यहाँ पर कैटेगरी के यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बिलियनर का आ चुका है नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्समैन यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फास्ट तो यहाँ पर उनके नेम आ चुके हैं, ट्रू तो यहाँ पर उनके नेम आ चुके हैं, मेल में आप यहाँ पर मेल ही है तो मेल सेलेक्ट करता हूँ। जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पीओ टेबल का जो भी डैशबोर्ड है वो यहाँ पर बदलता रहेगा। आई होप आप जान गए होंगे कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके आप एक डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उसके ऊपर डेटा को समराइज कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।